लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, प्रोडक्शन और इनकम का क्या रिलेशन है। अब चलिए, हमारा इनकम हो चुका है। मान लेते हैं कि जो पिछली क्लास में जिसको लिया था हमने, मेरा इनकम जो हुआ, मान लेते हैं 8 रुपए इनकम हुआ। कितना इनकम हुआ? 8 रुपए इनकम हुआ। वहीं से बात को बढ़ाते हैं, ठीक है। हमारा इनकम, मैंने माना 8 रुपए हमारा इनकम हुआ। अब ये जो इनकम होगा इसको हम करेंगे क्या? इसको करेंगे क्या? अगर एज ए इंडिविजुअल देखा जाए, जैसे मान लो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से लेता हूं या आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से लेते हो, तो क्या करते हो? तो आप करते क्या हो, इन छोटी छोटी चीजों से आपके पास एक एक कंसेप्ट आएगा और वो कंसेप्ट आपका पूरा इकोनॉमी को लेकर के आपकी दृष्टि को जो है अलग से प्रकट करेगा। एकदम अच्छे से आपका जो दृष्टिकोण होगा वो एकदम सुव्यवस्थित और स्पष्ट होगा। चलिए, तो मान लीजिए आपका इनकम 8 रुपए हुआ। इनकम कितना हुआ? 8 रुपए हुआ। इस 8 रुपए की इनकम को आप क्या किया? मान लीजिए आपने उपभोग किया। उपभोग करने का मतलब हुआ आपने कुछ सामान अपने लिए खरीदे, कुछ सामान अपने लिए खरीदे। उपभोग करने का मतलब आपने अपने आवश्यक वस्तुएं खरीदी, आवश्यक वस्तु खरीदी, ठीक है। अर्थात आपका ये क्या हो गया? खर्च हो गया। मान लीजिए कि आपने यहां पर जो उपभोग किया वो 5 रुपए के बराबर उपभोग किया हो, तो बचा कितना आपके पास? 3 रुपया और बचा। कितने रुपए बच गए आपके पास? 3 रुपए और बच गए। यही आपने क्या कर लिया? इसको बचत के रूप में रख लिया। रखने का मतलब मेरा सेंस है कि आपने इसको बैंक में क्या कर दिया? जमा कर दिया। तो अब हम उपभोग को क्या कहेंगे कि आपने क्या कर दिया? इसे खर्च कर दिया। इसे क्या बोलेंगे आप? खर्च कर दिया। तो इस बचत को भी क्या करेंगे? बचत का जो आपने बचत किया इसको आपने बैंक में लगा दिया, जिसे हम क्या कह देते हैं? विनियोग कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विनियोग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विनियोग बोलते हैं। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि जो विनियोग होता है यह क्या है? खर्च है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो विनियोग है, अगर इसे हम समष्टि स्तर पर देखें, अर्थात एक राष्ट्र के स्तर पर देखें, तो क्या होगा? यह भी एक प्रकार से खर्च ही होता है। विनियोग भी क्या है? खर्च है। अब कहोगे सर जी ये बताइए, ये खर्च कैसे हो गया? बचत है हमारा, तो ये खर्च कैसे हो गया? तो हमने कहा राष्ट्र स्तर पर अगर देखोगे तो ये भी खर्च होगा। हम बताते हैं कैसे ये खर्च होगा। जैसे आपने बचत किया, 3 रुपए आपने बचाया। कितने रुपए बचाया? 3 रुपया। भाई 5 रुपए आपने खर्च किया हो तो आपको पता है अपने आवश्यक वस्तुओं को आपने खरीद लिया। अब क्या किया? ये जो 3 रुपया था इसका आपने बचा करके बैंक में लगा दिया, जिसे हम कहते हैं विनियोग करना, या मान लीजिए आपने जमा कर दिया बैंक में। अब बैंक में जैसे ही आपने जमा किया तो बैंक वाले की ये टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक वाला आपको क्या देगा? एक तो सुरक्षा देता है, दूसरा आपको ब्याज सहित आपका पैसा लौटाता है। अब बैंक आपको ब्याज सहित पैसा कैसे लौटाएगा? भैया वो अपने पास रख करके तो लौटा नहीं पाएगा। इसका मतलब वो किसी और को जल्दी से जल्दी लोन देना चाहेगा और लोन से उसको अधिक ब्याज और मूलधन जब वापस होगा तो आपको भी वो देगा। कहने का मतलब जैसे आपने बैंक में अपना पैसा दिया, बैंक तुरंत एक्टिव हो जाता है उसको कहीं ऐसे जगह लगाने के लिए, ऋण के रूप में देने के लिए, जिससे उसको अधिक ब्याज दर प्राप्त हो और उसका मूलधन मिले। तभी तो आपको क्या करेगा? वो एक जो रेट पहले से फिक्स किया होगा उस पर आपको जो है ब्याज सहित आपका मूलधन वापस करेगा, और बीच का जो अंतर होगा वही बैंक का क्या होता है? बचत होता है, उनकी इनकम होती है। बैंक का इनकम क्या होता है? आपको कम रेट पे जो है आपका पैसा जमा करता है और अधिक रेट पे आप वो क्या करता है? लोन देता है। क्लियर हो रही बात? ये जो बचत है जो आगे चल के विनियोग बन जाता है, बैंक ने किसी बंदे को ढूंढा, लोन दिया, तो जो लोन लेता है क्या अपने पास पैसा रखने के लिए लोन लेता है? वो भी तो क्या करता है? कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने के लिए लोन लेता है। आप तक आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा होगा जो लोन लिया हो घर में पैसा रखने के लिए। अर्थात लोन कोई व्यक्ति तभी लेगा जब उसको क्या करना होता है? खर्च करना होता है। क्या करना होता है?
खर्च करना होता है। इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ गई कि विनियोग जो आपने किया, जो एक व्यक्ति कहीं पैसा लगाया, जो लोन लिया, वो भी क्या होगा, एटलीस्ट अंततः उसे खर्च ही करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने पैसा बैंक में जमा किया और बैंक ने वो किसी ए नाम के, बी नाम के, सी नाम के किसी बंदे को जो है लोन के रूप में दे दिया। वो जो बंदा होगा वो क्या करेगा, मान लीजिए उद्योगपति है या कुछ भी है, वो पैसा क्या करेगा, सामान खरीद करके बनाएगा और मार्केट में लेके आएगा। जब उसे प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को क्या करेगा, बैंक को अपना मूलधन जो ऋण लिया है उसको लौटाएगा, ब्याज सहित लौटा देगा और बैंक आपको क्या करेगी, आपका भी पैसा ब्याज सहित वापस कर देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम समग्र रूप से देखें तो ये जो बचत है ये आगे चल के विनियोग बन जाता है और ये फिर विनियोग किसी न जिसके पास लोन के रूप में जाता है वो भी इसको खर्च कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ, सीधा सीधा एक कंसेप्ट निकल करके सामने आया। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो उत्पादन होता है, अच्छे समझिएगा, जो उत्पादन होता है उतना ही आय होता है। और अगर समग्र स्तर पर देखा जाए तो जितना आय होता है वही क्या होता है, जितना आय होता है उतना ही क्या होता है, व्यय भी होता है, अर्थात खर्च भी होता है। जितना आय होता है वो उतना ही क्या होता है, खर्च होता है। अगर समग्र रूप में देखा जाए तो विनियोग भी क्या है, एक प्रकार का खर्च होता है। विनियोग भी एक प्रकार का क्या है, खर्च होता है। जब इन सब बातों को आप समझ जाते हो तब बजट, आर्थिक समीक्षा जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अन्यथा ये सब बातें ऐसी ही समझ में नहीं आती और आप लगातार सिर्फ रटने की प्रक्रिया आप करते रहते हो, जहां आपको उबन होती है, दिक्कत महसूस होती है। अब चलिए एक उदाहरण समझते हैं और इसको समझते हैं। ये व्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये व्यय तो दो प्रकार से हो सकते हैं। इसको आप कहते हो कोई चीज, एक कहलाता है पेमेंट, क्या कहलाता है, पेमेंट, और एक तो आपको पता है खर्च कहलाएगा। तो क्या सर जी पेमेंट अलग होता है, खर्च अलग होता है? पेमेंट अलग होता है, खर्च अलग होता है? तो हाँ भैया, पेमेंट अलग होता है और खर्च अलग होता है। तो सर जी पेमेंट किसे कहते हैं, खर्च किसे कहते हैं? तो चलिए समझ लिया जाए। इस बात को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, अभी तक आप लोगों ने क्या समझा? अभी तक आप लोगों ने समझा कि आय, जी उत्पादन बराबर आय होता है और आय बराबर ही क्या होता है, व्यय होता है। अब ये जो व्यय होता है ये दो भाग में हो सकता है। ये जो खर्च या व्यय होता है इसके दो भाग हो सकते हैं। अभी आपने किया, आपने अब जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, ये जो व्यय होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है व्यय? दो प्रकार का व्यय होता है। अब उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं आपको। हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। कितना एग्जाम्पल लेते हैं? दो एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझाएंगे। लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज खर्च तभी कहलाएगी, कोई भी भुगतान खर्च तभी कहलाएगा जब वो उसके बदले आपको कुछ न कुछ प्राप्त हो। लेकिन भुगतान के लिए आवश्यक नहीं है कि कुछ भी आपके पास से आपको प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा, भुगतान का मतलब इंग्लिश में से बोलते हैं पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है कि आपके जेब से पैसा का जाना। अब जेब से पैसे जाने का मतलब आजकल तो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंक से ट्रांजैक्शन होता है। तो कहने का मतलब आपके जेब से, यहाँ पॉकेट से मतलब है कि आपके खाते से पैसा जाना या आपके जेब से पैसा जाना ही क्या कहलाता है, पेमेंट कहलाता है। अब पेमेंट खर्च है या नहीं है ये बाद में निर्धारित होगा। कोई भी पेमेंट खर्च होगा कि नहीं होगा ये बाद में निर्धारित होगा। अगर आपके पास से चला गया पैसा तो वो कहलाएगा पेमेंट। अगर आपके पास से कोई भी पैसा चला गया तो वो कहलाता है पेमेंट। क्या कहलाएगा? पेमेंट कहलाएगा, भुगतान कहलाएगा। लेकिन वो खर्च तब कहलाएगा जब उसके बदले आपको कुछ न कुछ प्राप्त हो। उदाहरण समझते हैं, इसको आप लिख भी सकते हो कि भुगतान क्या है, हमारे पास से जाने, जब हमारे पास से कोई भी मुद्रा, मनी किसी भी फॉर्म में जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भुगतान कहते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन खर्च तब कहेंगे, किसी भी भुगतान को खर्च तब कहा जाएगा जब उसके बदले कोई वस्तु या सेवा प्राप्त हो। जब किसी भुगतान के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, खर्च कहते हैं। एक्सपेंडिचर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी खर्च होते हैं सब पेमेंट होते हैं, लेकिन सब पेमेंट खर्च नहीं होते हैं। अर्थात सभी जो है खर्च भुगतान होते हैं लेकिन सभी भुगतान खर्च नहीं होते
हैं, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आप विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन में करते क्या है कि हम लोग किराया देते हैं, आप लोग किराया देते होंगे। जिसे मान लीजिए आपने रेंट पे किया, किराया दिया, मकान मालिक को क्या दिया आपने, किराया दिया, रेंट दिया। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए किराया दिया एक महीने का, तो ये आपका खर्च है कि भुगतान है? भुगतान तो होगा ही होगा, क्लियर है। ये खर्च है या नहीं है? यह जो भुगतान हुआ यह खर्च है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि सर जी ये जो खर्च है ये खर्च कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक महीने जो आप उनके कमरे में रहे हो, आपको सर्विस मिली हुई है, इसलिए क्या है, खर्च है। लेकिन आपके पड़ोसी, आपका दोस्त एक है, वो आपसे कहता है कि 5,000 रुपए हमें दे दीजिए, हम आपको एक महीने बाद वापस कर देंगे। बताइए ये खर्च है या नहीं है? तो आप कभी क्या कहते हो कि उसको पैसा 5,000 रुपए दिया और वो खर्च है? बिल्कुल वो खर्च नहीं है, वो सिर्फ भुगतान है, खर्च नहीं हो है। अब इस प्रकार से स्पष्ट समझिए कि हर वो भुगतान खर्च नहीं होता है। हर भुगतान खर्च नहीं होता है, लेकिन हर खर्च भुगतान होता है। अर्थात यदि हम किसी जो पेमेंट करते हैं, जो भुगतान करते हैं, यदि उसके बदले कोई भी सेवा या कोई वस्तु प्राप्त करते हैं तो क्या कहलाएगा, वो खर्च कहलाएगा। जैसे आप समझिए, जैसे आप कहीं जाते हो, मान लीजिए एक होटल में आप जाते हो, होटल में आप खाना खाते हो, बदले में पेमेंट करते हो, तो ये पेमेंट खर्च कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि ये बदले में खाना मिला हुआ है। बदले में खाना मिला हुआ है, ये आपका खर्च कहलाएगा। आप जो है कहीं जा रहे हो, आपने किराया दिया, वो खर्च कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सर जी बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि हमको सर्विस मिली हुई है। आप जाते हो, कपड़े खरीदते हो, और ये खर्च कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि बदले में हमें कपड़े मिले हुए। मतलब हर वो भुगतान जिसके बदले क्या होता है, हमें कोई ना कोई वस्तु या सेवा प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं खर्च। क्लियर हो गया? अब ये जो खर्च होता है ये दो प्रकार का होता है। आपको समझ में आ गया? क्या क्या बताया? जो उत्पादन होता है उतना ही आय होता है, जितना आय होता है उतना ही व्यय होता है। और हमने समझाया खर्च किसे कहते हैं और भुगतान किसे कहते हैं। तो हमने कहा खर्च हम उसे कहेंगे जिस भुगतान के बदले हमें कोई वस्तु या सेवा प्राप्त होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, खर्च कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर हो गया? सरकार भी ऐसे ही खर्च करती है, सरकार भी ऐसे ही खर्च करती है। जब इन सब बातों को आप समझ लोगे तो आपको बजट, आर्थिक समीक्षा कितना बढ़िया समझ में आएगा, बातों को कितना बढ़िया समझ में आएगा, ये आप क्लियर कर सकते हो। बहुत मजा आएगा। चलिए आगे समझते हैं। ये जो खर्च होता है ये भी दो प्रकार का होता है। और एक बात समझिए, इसका एक अपवाद बता देता हूं। अर्थशास्त्र एक मानवीय सब्जेक्ट है। मानकी मतलब, एक कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति से आधारित है और व्यक्ति बहुत क्रिटिकल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे क्रिटिकल होता है? समझो, जैसे ये नियम बन गया, नियम के साथ एक अपवाद जुड़ जाएगा। जितने भी मानविकी के सब्जेक्ट होते हैं वो सब में नियम होगा तो उसका अपवाद अवश्य होगा। जैसे आप जाते हो, किसी भिखारी को पैसा दे दोगे तो ये खर्च कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब सर जी इसके बदले तो कुछ मिला नहीं, ये सिर्फ पेमेंट होना चाहिए, खर्च नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी रजिस्टर्ड स्थान पर अगर आप कोई डोनेशन देते हो, कोई दान देते हो, तो आप कहोगे यह खर्च है। तो अपवाद लिख लीजिए खर्च का। नॉर्मली खर्च किसे कहते हैं? खर्च हम कहते हैं जिसके बदले हमें कोई वस्तु या सेवा प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? खर्च कहेंगे। और आप लोग सब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा, मेन जो कंसर्न है उसी पे ध्यान देंगे, अपवादों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैं अपवाद बताते चलूंगा आपको, ठीक है? हर जगह जितने भी नियम होंगे सबके अपवाद होंगे, जितने भी नियम होंगे सबके अपवाद होंगे। ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं बनेगा जो हर कंडीशन में लागू होगा, जो हर कंडीशन, क्योंकि व्यक्ति के और व्यक्ति समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने नियम को बदलता रहता है। व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार क्या करता है? अपने नियम को खुद ही बदलता रहता है। इसलिए ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ नहीं बनेगा जो हमेशा सर्वदा सत्य हो। तो इसका एक उदाहरण समझ लीजिए। आप लोग लिख सकते हैं कि इसका अपवाद, एक्सेप्शन समझ लीजिए। अपवाद क्या है? अगर दान देते हो, डोनेशन देते हो,
तो डोनेशन भी खर्च कहलाएगा। डोनेशन क्या कहलाएगा? खर्च कहलाएगा। जैसे आप इसका एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आप मंदिर गए तो कहोगे आज मंदिर में 200 रुपए खर्च हो गए। क्या कहते हो? 200 रुपए भुगतान हो गए। क्या कभी आपने किसी को बोलते सुना है? नहीं। तो 200 रुपए क्या हो गए? खर्च हो गए। जबकि बदले में मान लीजिए आपने दान पेटी में डाल दिया 200 रुपए, तो क्या उसके बदले कोई आपको प्रतिफल मिला प्रत्यक्ष रूप से? प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा। हाँ, आप कह सकते हो कि वो शांति मिल रही है, हो सकता है कि आशीर्वाद मिलेगा, कृपा बनेगी, ये सब कह सकते हो। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ मॉनेटरी टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में। आर्थिक क्रिया के तहत आपका क्या कुछ मिला? प्रत्यक्ष रूप से कोई पैसा मिला, धन मिला, सहायता मिली, सेवा मिला, वस्तु मिला, क्या ये मिला? ऐसा कुछ चीज मिला? अगर नहीं मिला तो इसको खर्च नहीं मानना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा, यह इसका अपवाद है। यह क्या है? इसका अपवाद है। जो है दान जो होगा यह भी क्या कहलाएगा? खर्च कहलाएगा। आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को दान देते हो या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में कोई दान देते हो तो दान क्या कहलाता? दान भी खर्च कहलाएगा। बाकी नियम क्या है खर्च का? कि हर वो भुगतान जिसके बदले वस्तु या सेवा प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? खर्च कहते हैं। यह बात अच्छे समझ के रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए कि ये जो खर्च होते हैं ये भी हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो प्रकार से हो सकते हैं। इसी आधार पर भी बहुत चीजें कंसेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा। कंसेप्ट खर्च कितने प्रकार के होते हैं? तो खर्च दो प्रकार के होते हैं। खर्च भी क्या होते हैं? खर्च भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? जैसे मान लीजिए अब आप खर्च करते हो, एक्सपेंस करते हो, आपका एक्सपेंडिचर क्या है? समझते हैं इस बात को कि जैसे मान लीजिए आपका खर्च, जैसे आपने अभी किराया, हमने कहा आपने रेंट दिया। आपने जब ये रेंट दिया, किराया दिया, मान आपने रेंट दिया, किराया दिया। जब आपने किराया दिया तो क्या यह जो है आपको कितने समय तक इसका बेनिफिट मिला? इसे कितने समय तक लाभ मिलेगा? तो सर जी 1 महीने का किराया दिया तो 1 महीना हम रह सकते हैं। ठीक है। आपने टिफिन लिया तो कितने महीने, मान लीजिए 1 महीने टिफिन का आपने आपने 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जो भी आपका था आपने टिफिन का चुका दिया। तो ये जो टिफिन का जो चार्ज आया ये कितने दिनों के लिए? 1 महीने के लिए। और आप दूसरे तरफ कहो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्या किया, अपने लिए एक बाइक खरीदी। अपने लिए क्या किया? एक बाइक खरीदा, एक साइकिल खरीदा, कुछ भी कर दीजिए। तो ये बताइए कि ये जो खर्च है इसकी अवधि 1 महीना हुआ। लेकिन आपने जो रेडियो कह दीजिए, साइकिल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए जो आप खरीदते हो, वो क्या कहलाएगा आपका? रेडियो क्या कहलाए? रेडियो का जो लाभ होगा आपको, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा खर्च किसे कहेंगे? जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा प्राप्त हो। अब यह देखेंगे कि वस्तु या सेवा आपको कितने समय तक के लिए प्राप्त हो रही है, या जो वस्तु या सेवा आपको मिल रही है उसका लाभ आपको कितने समय तक मिलता है। इसी आधार पर खर्च को 2 भागों में बांटा गया है। खर्च या व्यय को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे व्यय व खर्च जिसका लाभ क्या मिले? 1 वर्ष से अधिक ना मिले। ऐसा व्यय व खर्च जिसका लाभ 1 वर्ष से अधिक ना मिले उसे हम कहते हैं राजस्व व्यय। क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। और जिसका लाभ 1 से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। इसलिए सरकार का जो बजट आता है उसमें भी 2 प्रकार की खर्चों को दिखाया जाता है। एक राजस्व व्यय दिखाया जाता है, एक पूंजीगत व्यय दिखाया जाता है। राजस्व व्यय किसे कहेंगे? जिसका लाभ हमें वर्तमान वर्ष में ही प्राप्त होता है, अर्थात 1 वर्ष, जिसका 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए जिसका लाभ प्राप्त होता हो उसे हम कहते हैं राजस्व व्यय या राजस्व खर्च कहते हैं। और जिसका लाभ हमें 1 से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। क्लियर हो गई? क्या बोलेंगे? जो हमारा व्यय होगा, खर्च होगा, इसके 2 भाग होंगे। एक को हम कहेंगे, जैसे किराया दिया, ये हमारा क्या है? ये हमारा राजस्व व्यय है। क्या है? ये हमारा राजस्व व्यय या खर्च है। राजस्व व्यय या खर्च है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जबकि आपने रेडियो परचेस किया, रेडियो का क्या होगा? रेडियो से जो लाभ आपको मिलेगा, ऐसा मान के चलते हैं कि 1 से अधिक वर्षों तक इसका लाभ मिलेगा। और ये क्या कहलाएगा? पूंजीगत व्यय कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा।
पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसी प्रकार सरकार बहुत ढेर सारे खर्चे हैं, जैसे आपने मान लीजिए और समझिए समझाता, जैसे मान लीजिए आपने एक कार खरीदा, आपने क्या खरीदा, एक कार खरीदा। कार आपका कैसा व्यय है, ये कार आपका पूंजीगत व्यय है, कार आपका पूंजीगत व्यय है, कार आपका कैसा व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है। लेकिन आपने इसी कार में पेट्रोल डलवाया, जो कि आजकल ये भी बहुत महंगा हो गया है। जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोल डलवाया, तो पेट्रोल कैसा है, क्योंकि पेट्रोल एक बार भरवाया क्या उसको कई साल तक चलेगा, ऐसा तो है नहीं, लेकिन कार कई सालों तक चलेगी। अर्थात जो पेट्रोल भरवाया ये कहलाएगा आपका कैसा व्यय, ये जो कार होगा ये पूंजीगत कहलाएगा, और ये जो पेट्रोल होगा ये राजस्व व्यय कहलाएगा। समझ में आ गई बात। ऐसा व्यय जो वर्ष में कई बार करते रहते हो, बार बार करने की प्रवृत्ति होती, जिसका लाभ एक से कम वर्षों तक प्राप्त हो, जिसका लाभ एक से कम वर्षों तक प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं राजस्व व्यय। और जिसका लाभ एक से अधिक वर्ष, एक से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। क्लियर हो गई बात। व्यय दो प्रकार के होते, व्यय क्या होता है ये मैंने बताया, ऐसा भुगतान जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा प्राप्त हो, उसे हम बोलते हैं खर्च या व्यय बोलेंगे। यह दो प्रकार का होता है। अगर इसका लाभ एक वर्ष से कम अवधि में के लिए होता है, इसका लाभ मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं राजस्व व्यय। यदि इसका लाभ एक या एक से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बोलिए क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर रख लीजिए और इस सब बातों को अच्छा से नोट कर लीजिए, इसी बात को कि राजस्व व्यय किसे कहेंगे और पूंजीगत व्यय किसे कहेंगे। क्लियर हो गई बात। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल क्या है आपका पूंजीगत व्यय होगा, और उसमें जो रिचार्ज करवाते हो बार बार वो क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वो क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे आपने ढेर सारा, जैसे आपने कोई भी सामान खरीदा, जैसे मान लीजिए जो वस्तु आप खरीदते हो, जो वस्तु आप खरीदते हो और उसको चलाने के लिए जिन वस्तु को खरीदोगे वो क्या हो जाएगा पूंजीगत। जैसे अभी हमने कहा कि कार आपने खरीदा, उसके लिए पेट्रोल डीजल के लगा। ऐसे आपने ट्रैक्टर खरीदा, कुछ भी खरीदा, जिन चीजों को खरीदा है जिसका लाभ एक से अधिक वर्ष तक मिलेगा वो कहलाएगा आपका पूंजीगत, और जिसका लाभ जो है एक वर्ष से कम अवधि के लिए मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे राजस्व व्यय कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे राजस्व व्यय बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। अब एक बात यहां तक समझ लेने के बाद अब अगली बात समझते हैं कि जितनी भी पूंजीगत व्यय होते हैं, पूंजीगत व्यय करने से राजस्व व्यय अपने आप बढ़ जाता है। आईएएस में यहां से प्रश्न पूछा गया था, आईएएस में यह प्रश्न पूछा गया था कि जिस व्यय का हमें दीर्घ काल तक लाभ प्राप्त होता है उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। और कारण दिया गया था कि और नीचे दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि पूंजीगत बढ़ाने से जो है राजस्व व्यय बढ़ जाता है, पूंजीगत व्यय बढ़ाने से राजस्व व्यय बढ़ जाता है। कथन कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ दो के दोनों स्टेटमेंट क्या थे, सही थे। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही थे। ये आप ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते, या ऐसे पूछा जा सकता था कि जो पूंजीगत व्यय होते हैं इनका लाभ एक से अधिक वर्षों तक मिलता है, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय के बीच सकारात्मक संबंध पाया जाता है। सकारात्मक संबंध कहने का मतलब है, सकारात्मक संबंध कहने का मतलब है कि यदि आप पूंजीगत व्यय बढ़ाओगे तो अपने आप राजस्व व्यय भी क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप पूंजीगत व्यय बढ़ाते हो तो राजस्व व्यय भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो लिख सकते हैं कि पूंजीगत बढ़ाने से अपने आप राजस्व व्यय में वृद्धि हो जाती है, अर्थात राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो लिख लीजिए यहां। आपने क्या समझा कि ये जो खर्च होते हैं या व्यय होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने बताया क्या होता है राजस्व व्यय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक को कहते हैं राजस्व व्यय और दूसरे को क्या कहते हैं पूंजीगत व्यय, व्यय या खर्च, कुछ भी लिखिए।
ठीक है। और पूंजीगत इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है? इन दोनों के बीच सकारात्मक संबंध होता है। इन दोनों के बीच कैसा संबंध होता है? सकारात्मक संबंध होता है। सकारात्मक संबंध होता है। इसी सकारात्मक संबंध को बोला जाता है धनात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? चाहे सकारात्मक बोल दे और चाहे आपको क्या बोल सकता है, धनात्मक संबंध होता है। इन सब के बीच कैसा संबंध होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक संबंध भी लिख सकते हो। इन दोनों के बीच कैसे संबंध होते हैं? सकारात्मक कह सकते हो और धनात्मक, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। कहने का मतलब यदि पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो अपने आप राजस्व व्यय में वृद्धि हो जाएगी। भैया आप कार खरीदे, पूंजीगत व्यय किए, अब क्या उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओगे? बार बार आप पेट्रोल डलवाओगे तो अपने आप जैसे ही पूंजीगत व्यय बढ़ेगा राजस्व व्यय वृद्धि हो जाएगा। राजस्व व्यय में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। और अगला ये स्टेटमेंट समझने के बाद आगे अब लिखना है, आपको समझना भी है कि जो पूंजीगत व्यय होता है इससे हमारी संपत्ति बढ़ जाती है। अब कथन बना सकता है कैसे भी, आप समझिए। संपत्ति क्या होता है? इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? प्रॉपर्टी। हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। तो जितने भी पूंजीगत व्यय होंगे, पूंजीगत व्यय से मैं लिख दे रहा हूं, पूंजीगत व्यय से एसेट्स बढ़ जाता है, संपत्तियां बढ़ जाती हैं। पूंजीगत व्यय से संपत्ति में वृद्धि होता है। क्या होता है भैया? संपत्ति में वृद्धि होता है। एसेट्स इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है? एसेट्स आपका इंक्रीज कर जाता है। संपत्तियों में क्या होती है? वृद्धि होता है। इसीलिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको यह बात अच्छे समझ में आता है कि जो बैलेंस शीट बनाते हैं, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे एसेट्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? चलिए, बहरहाल अभी आपको क्या समझना, जितनी बातें मैं बताता जा रहा हूं सब एकदम अच्छे समझना है। पूरी की पूरी बातें आगे चल करके आपको बहुत मजा देने वाली है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, आप सब जानते हो। अर्थशास्त्र बहुत ही व्यावहारिक है, बहुत ही व्यवहारिक है। जरूरी है कि जो व्यवहार में हम जानते हैं इसे एक अवधारणा के रूप में समझ ले। सब कुछ आप जानते हो, बस जरूरी है एक बार उसे अच्छे से समझने और हमें समझाने के। समझने और समझाने की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए बस, थैंक यू।